गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक असाइनमेंट मैंने आपको दी थी सॉल्व करने के लिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने वो सॉल्व की भी, वो मेरे पास भेजी भी और बड़ी अच्छी उन्होंने कोशिश की और ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए भी। ज़्यादातर क्या, शायद सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए करीब करीब। लेकिन एक क्वेश्चन जो है उसमें से जिस तरह से आपने किया है तो वो भी ठीक, लेकिन थोड़ा सा हम उसको और प्रिसाइज वे में करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट सेकंड का कि हमें उसने ये कहा है कि एक्स वाई जेड आपके प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्स वाई है वो डिविजिबल किससे है, 12 से है। और फिर हमें ये भी प्रूव करना है कि जो 60 एक्स वाई जेड को डिवाइड करेगा। ओके, देखो एक्स वाई जेड प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर। और इसका भी हमें पता है कि एक्स वाई जेड किसके इक्वल होंगे, आर एस के ऊपर क्या क्या कंडीशंस होंगी वो भी हमें पता है। अपोजिट पैरिटी के होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों का जीसीडी 1 होगा, ठीक। और एक्स वाई जेड का जीसीडी कितना होगा, हमारा 1 होगा। ओके, देखो हम कुछ केसेस लेकर के चलेंगे। देखो सबसे पहला केस हम लेते हैं कि भाई अगर 3 ये आर और एस दोनों में से किसी एक को डिवाइड करे, ठीक है ना, तो दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, यानी कि वाई को डिवाइड कर जाएगा, यानी 3xy को डिवाइड कर गया, ठीक। और आर और एस क्योंकि अपोजिट पैरिटी के हैं तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो इवन होगा ना। तो अगर एक इवन है तो 2 दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा और 4 2RS को डिवाइड करेगा तो 4y को डिवाइड कर गया और 4xy को डिवाइड कर गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ से क्या पता चला हमें, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, 3 भी xy को डिवाइड कर रहा है, 4 भी xy को डिवाइड कर रहा है और 3 और 4 का GCD 1 है। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी xy को डिवाइड करेगा, यानी कि 12 भी xy को डिवाइड करेगा, ठीक। केस सेकंड जो दूसरा केस है हमारा, मान लेते हैं कि ना तो 3R को डिवाइड करता है ना वो S को डिवाइड करता है, तो हम यहाँ फॉर्मेट थ्योरम को यूज़ करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर P प्राइम है और P A को डिवाइड नहीं करता तो A रेज़ टू द पावर P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P होगा, ठीक। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस थ्योरम को। जैसे यहाँ क्या है कि भाई जो 3 है वो R को डिवाइड नहीं करता, ठीक है ना, तो इसका मतलब R रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 का मतलब क्या कि 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 प्राइम है ना आपका। तो वही बात यहाँ भी S के लिए भी हमने S स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रिमाइंडर आ गया, 0 आ गया, ठीक है जी। तो 3 किसको डिवाइड कर गया आपका, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को, यानी कि 3 डिवाइड कर जाता है आपका x को और फिर एक्स वाई को। ओके, तो फिर वो दोबारा से वहीं से 3 और 5 से हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन है 3 और नीचे जो इक्वेशन है 5, उन दोनों से 12 आपका डिवाइड कर जाएगा एक्स वाई को, ठीक है जी। केस हम थर्ड लेकर के चलते हैं। अब देखा जाए तो हमने ना ये प्रूव कर दिया कि चाहे कोई भी केस हो, चाहे तो ये केस हो, ठीक, चाहे हमारा ये केस हो, ठीक है जी। मतलब एक तरह से हमने R और S के लिए सभी पॉसिबिलिटीज़ ले ली और हर एक पॉसिबिलिटी में हमने ये प्रूव कर दिया कि जो 12 है वो आपका XY को डिवाइड कर जाएगा। अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि जो 5 है वो XYZ को, सॉरी 60 जो है XYZ को डिवाइड करेगा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि 5 की बात करते हैं। देखो 5 R को अगर डिवाइड करता है या S को करता है तो RS को करेगा तो 5Y को कर जाएगा, 5Y को करेगा तो 6 और 7 से, या 4 को भी लगा लो साथ में, तो उन दोनों केसेस से ऊपर वाले और इस केस से 60 किसको डिवाइड करके आपका XY को, यानी कि 60 डिवाइड्स XYZ। केस नंबर 4, अगर मान लो 5 ना तो R को करता है ना S को करता है तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि R रेज़ टू द पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1, S रेज़ टू द पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4। ओके, वही कॉन्ग्रुएंट हमने जो ऊपर वाली थ्योरम है वो लगा दी यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो 5 है, p माइनस 1 कितना 4 होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना आया r रेज़ टू द पावर 4 माइनस s रेज़ टू द पावर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 4 मोड 5, तो यानी कि 5 डिवाइड कर गया इसको, तो एक तरह से हम कह सकते, और हमें पता है कि एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि 5 एक्स वाई जेड को डिवाइड कर रहा है, और ऊपर से फ्रॉम 4 6 एंड 8 12 तो डिवाइड कर रहा था एक्स वाई को, और 5 एक्स वाई जेड को करता है, तो 60 12 पंजे 60, क्योंकि 12 और 5 का जीसीडी कितना है, एक है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट भी डिवाइड कर जाएगा एक्स वाई जेड को। तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई एक्स वाई 12 से डिविजिबल है और एक्स वाई जेड आपका 60 से है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, लेकिन जैसे पहले करवाया था वैसे नहीं करना ये, जैसे अब इसमें इसका सॉल्यूशन है वैसे आपने शायद ये देख भी लिया होगा। जो इसका अब सॉल्यूशन है वो आपने इस तरीके से करना है, बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन बनता है इसका फॉर्मेट थ्योरम को यूज़ करके, और ये आप सेम जैसा अभी ऊपर असाइनमेंट का क्वेश्चन हमने देखा, ये करीब करीब वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही रिजल्ट हमने जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है, तो इसका प्रूफ करीब करीब वैसा ही है, तो ये आप अपने आप कर लेना, ये इजीली आप कर सकते हो, वही सारी बातें हैं जो ऊपर हमने की हैं। ओके, ठीक है जी। एक क्वेश्चन जो है आपका, एक एक्सरसाइज 234 पे ना, जो एक्सरसाइज थी हमारी पेज नंबर 234 पे, उसमें एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था उस एक्सरसाइज का 17, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहो या बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहो इसको, कि भाई एक्स वाई ऐसे इंटीजर हैं जिसके लिए एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2y स्क्वेयर आपका किसके इक्वल है 1 के। हमें ये प्रूव करना है कि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन सिर्फ ये होंगे, मतलब x तो आपका प्लस माइनस 1 होगा और y 0, और कोई इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। एक क्वेश्चन 13 था उसी एक्सरसाइज में, उसका रिजल्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हमारा जेड स्क्वायर के इक्वल अगर है, और एक्स वाई जेड का जीसीडी 1 है, तो उसके जो पॉजिटिव इंटीजर्स में सॉल्यूशन होंगे वो ये होंगे, ठीक है जी। एक्स आपका ये है आर स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, वाई आपका 2rs है, और जेड आपका आर स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर है, आर एस का जीसीडी 1 है, आर आपका ओड है। ओके, अब यहाँ पे क्या खास बात है कि भाई एक्स वाई और जेड ये तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक, आर और एस का जीसीडी 1 है और आर एस दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब एक बात तो तय है कि वाई और जेड तो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे, ये जो मॉडुलस यहाँ लगाया है ये इसका मतलब ये है कि एक्स अगर आपका नेगेटिव भी आता है, आ सकता है, तब हम अगर मॉडुलस लगा देंगे, ये लगा देंगे, तो उससे क्या है कि एक्स आपका पॉजिटिव, मतलब हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन दे रहा है यहाँ से, ठीक। अगर हम इस सभी और सॉल्यूशंस की बात हम करें तो इस मोड को हम हटा भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमें नेगेटिव सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, मतलब कहने का एक्स की वैल्यू हमें नेगेटिव भी मिल सकती है उस केस में। तो यहाँ तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं ये सारे के सारे मॉडुलस लगा करके, ठीक। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो एक जो इक्वेशन हमें गिवन है वो ये इक्वेशन गिवन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये इक्वेशन जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर अगर हम करें, वो जो इक्वेशन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें, ये इक्वेशन ऊपर वाली, तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो हमें जो सॉल्यूशन मिल जाएगा, देखो एक बात है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें, इसके साथ अगर कंपेयर करें, तो x किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, y तो y है ही आपका, और z किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इस सॉल्यूशन में x की जगह यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ हम y ही रखेंगे, यहाँ हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो वही हमने काम किया, ये काम हमने किया, ठीक। उसके बाद क्या है कि आर एस आपके आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर हैं, आर आपका ओड है, दोनों का जीसीडी आपका 1 है, ये तो हमें गिवन है। चलो उसके बाद क्या है कि जो आर है फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 प्लस 2s स्क्वायर हमें मिल जाती है आर स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब यही जो वैल्यू है अगर हम उठा करके सिक्स्थ इक्वेशन में रख दें, तो हमें एक्स स्क्वायर क्या मिल जाता है 1 प्लस 4s स्क्वायर मिल जाता है, वाई हमें ये मिल जाता है रूट में, ठीक। अब हमें निकालने हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके, देखो अगर हम s को कर दें 0 1 मिनट के लिए,
दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो s ज़ीरो होगा या आपका s नॉन ज़ीरो होगा। चलो हम s को अगर ज़ीरो कर दें तो एक्स स्क्वायर हमें 1 मिलता है, y हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, ±1, y की वैल्यू हमें 0 मिलती है। मतलब हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन कौन कौन से मिल गए, एक तो ±1 मिल गया और एक आपको क्या मिल गया, y का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको 0। ये तो आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ओके, जब आप s को 0 करते हैं। ठीक, चलो अब ये भी चेक करके देख लेते हैं कि s अगर नॉन ज़ीरो होता है तब क्या होता है। s अगर नॉन ज़ीरो होता है, देखो अगर s नॉन ज़ीरो है तो एक बात तो तय है कि 1+4s² आपका 4s² और 1+4s² + 4s के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। और ये कंप्लीट स्क्वायर है 4s² और इस तरफ जो है आपका राइट हैंड साइड में 1+2s, ये भी आपका 1+2s का होल स्क्वायर है, ठीक। तो यानी ये पूरा किसके इक्वल है, x² के इक्वल है। यानी कि यहाँ हमने क्या दिखा दिया कि x² दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जैसे 3 और 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, दोनों के बीच में कोई भी आपका कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर लाइन नहीं कर सकता जो कि किसी इंटीजर का हो, ठीक। तो यही बात यहाँ पे कहने का मतलब, ये केस तो आपका एक तरह से हम या यूँ कहो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। एग्जिस्ट नहीं करता तो सिर्फ एक ही केस एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है, s=0। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इंटीजर्स में एक ही है, वो क्या है, +-1 और 0। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है जी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कुछ क्वेश्चन और हम करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। कल मैं छुट्टी पे रहूँगा तो कल के लिए वीडियो लेक्चर आपको नहीं भेजा जाएगा, परसों आपके पास आएगा, ठीक। तो परसों PDF आएगी या वीडियो लेक्चर, वो देखेंगे जैसा भी होगा, ठीक है जी, धन्यवाद।